एक पंथ और एक समुदाय को देखकर एनकाउंटर किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का शोषण किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रदेश है जहां शासन है वहां पे जनता का शोषण किया जा रहा है। जो महिलाओं की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो आदिवासियों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो छात्रों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो युवाओं की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। उसमें जो तमाम मंत्री है उन पे कई संगीन आरोप है और उसकी जांच कराने का जिम्मा नहीं उठा रहे हैं मोदी जी। जो सदन में ये सारे सवाल और जवाब करने का जो हिम्मत जुटा रहे हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम कर रहे हैं। और ये एक संदेश है, तानाशाही का संदेश है ये। मोदी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनको जेल में डालने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। आपने देखा किस तरीके से सिसोदिया को जेल में डाला गया। सिसोदिया फिलहाल जेल में हैं और अब अखिलेश यादव को भी डर सता रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और बीजेपी सरकार उन्हें जेल में डाल सकती है। ये तमाम मुद्दे हैं और हम इन सब पर बात करेंगे सुमित शर्मा से। कैसे देखते हैं आप, बताइए। सारे भ्रष्टाचारी जो हैं, मोदी जी अब कचरा साफ कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी आए हैं तभी भ्रष्टाचारी निकल के आए हैं। वो भी विपक्ष के जो तमाम पार्टी हैं उसमें ही भ्रष्टाचारी सारे जमे हुए हैं। जो पक्ष सरकार में जो बैठे हुए हैं तमाम नेता, वो कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। आपको नहीं पता है कि तमाम जो मंत्रालय है उसमें जो तमाम मंत्री है उन पे कई संगीन आरोप है और उसकी जांच कराने का जिम्मा नहीं उठा रहे हैं मोदी जी। और आप कहते हो कि सारे आप भ्रष्टाचारी खत्म करने का भ्रष्टाचारी खत्म करने में लगे हुए हैं मोदी जी। आपको नहीं पता है वो जिस काला धन को वापस लाने के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, वही काला धन उस स्विस बैंक में 4 गुना हो गया और उस पर बोलती बंद हुई है वही वित्त मंत्रालय की और इसे प्रधानमंत्री मोदी जी की। और आप लोग तमाम मीडिया का चुप्पी साधी हुई है इस बातों को लेकर। आपको नहीं पता है कि यही भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में इसलिए आई थी कि जो इनका जो मेन मुद्दा ये था, विकास के नाम पर आई थी, ये आर्थिक व्यवस्था को सुधार लाने के नाम पर आई थी, ये रोजगार के नाम पर आई थी। लेकिन वो सारे मुद्दा भूलते जा रहे हैं और विपक्ष के जो नेता हैं जो सदन में ये सारे सवाल और जवाब करने का जो हिम्मत जुटा रहे हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम कर रहे हैं। और ये एक संदेश है, तानाशाही का संदेश है ये। लेकिन ये भी सवाल है ना कि बीजेपी में जितने भी नेता हैं कोई भ्रष्टाचार का आरोपी नहीं है, किसी पर आरोप नहीं लगा है। देखिए मोदी जी जो हैं वो लगातार चाहते हैं कि देश तरक्की करे, तो जब बीजेपी में भ्रष्टाचारी है ही नहीं तो फिर कार्रवाई क्यों होगी? आपको नहीं पता, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता शामिल हुए हैं उन्हीं के नाम पर असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर क्या चुनाव नहीं लड़ा गया था? आपको नहीं पता? जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो सारे क्या हो गए, गंगा में नहा ले, उनके सारे पाप धुल गए, सारे भ्रष्टाचार उनकी खत्म हो गई। वही बंगाल के अंदर जब जाते हैं तो मुकुल राय के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाते हैं तो सारे मामला खत्म हो जाता है। वही महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और पवार के नाम पर जो चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो शामिल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ जाते हैं तो वो सारे जितने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। वही कर्नाटक के अंदर जब जाते हैं तो येदियुरप्पा के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो जाता है तो सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। तो ये कौन सी वॉशिंग मशीन के साथ भारतीय जनता पार्टी है जहां उनके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे भ्रष्टाचार धुल जाते हैं और तमाम विपक्ष की नेता पे जाके सीबीआई और ईडी लग जाती है क्योंकि वो सदन में सवाल पूछने का काम कर रही है। और आप जैसे मीडिया इन चीजों को उठाने का काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपको तो यही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, नाफ साफ है, वहां कोई भ्रष्टाचारी है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं एक मंत्रालय और एक सांसद और उनके जो तमाम विधायक हैं उनके यहां जाके एक बार तरीके से जांच कीजिए। और जो आप आरोप लगा रहे हैं, हेमंत शर्मा हो या तमाम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, इन लोगों पर कोई आरोप नहीं है क्योंकि ये लोग सब बीजेपी में हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे। आप बेवजह आरोप लगा रहे हैं। बेवजह आरोप लगा रहे हैं। हाँ। असम के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की आला जो रैलियां कर रहे थे वो हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ ही तो रैलियां कर रहे थे। भ्रष्टाचार आपने देखा किस तरीके से हेमंत शर्मा दोबारा जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, आप दिखाने से वहां असम की जनता तो नहीं मान रही है कि दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। कोई धार्मिक उन्माद के नाम पर यह कह देगा कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं और मैं ही असम का जो भी करा धरा मैं ही हूं, तो ये कोई देश नहीं मानता, ना प्रदेश मानता है। देश और प्रदेश मानता है, उनकी जो बुनियादी मुद्दा है उनको मानता है। असम का मुद्दा क्या है? असम का मुद्दा नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो है 371 को लेकर वो मुद्दा है उनका मुद्दा क्या है? वहां जो आपने कहा था बांग्लादेशी घुसपैठी है उनको खत्म करने का काम था, उस पर बात कीजिए, लेकिन उस पर काम तो नहीं करेंगे आप वहां पर बात किया, रोजगार को लेकर आए थे।
आपने वहां पे क्या आया था, चाइना के साथ जो मतभेद चल रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पे बांध को लेकर, उस मुद्दे पर आए थे। लेकिन उन सब मुद्दे को आप खत्म कर देंगे। आप कहां ले आएंगे, जो हेमंत बिस्वा कहां ले आएगा, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे भैया, हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब, हिंदू राष्ट्र में कौन एडजस्ट करा, उसको तो क्लैरिफाई कर दो। असम के अंदर आपको नहीं पता है कि वहां के जो लोकल टेररिस्ट हैं वो कितने फल फूल रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और उस पर एक भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और वहां जाके देख लिया कि किस तरह से जंगल राज है। आपको विपक्षी जो पार्टियां हैं, जिनकी सरकारें, वहां तो आपको जंगल राज दिख जाता है, आपको आंध्र प्रदेश के अंदर दिख जाता है, आपको बिहार के अंदर दिख जाता है, आपको तमिलनाडु के अंदर दिख जाता है, आपको केरला के अंदर दिख जाता है। लेकिन आपको असम के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तमाम राज्यों में आपको ये नहीं दिखता है कि वहां पे कोई फल फूल रहा है, गुंडागर्दी हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जितने भी गुंडे थे, बदमाश थे, मवाली थे, सब सब जेल में हैं। बाबा योगी ने खुलेआम कह दिया। अच्छा, एक पंथ और एक समुदाय को देखकर एनकाउंटर किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको नहीं पता है क्या? अरे विकास दुबे मारा गया, गाड़ी पलट गई, आप क्या बात करते हैं? बेवजह आरोप लगा रहे हैं। आपने एक विकास दुबे काउंट करा दिया। मैं कह रहा हूं ब्रजेश सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई हुआ क्या? मैं कह रहा हूं नरेंद्र भाटी के ऊपर कोई कार्रवाई हुआ क्या? आप इनका नाम लेंगे, आप धनंजय सिंह का नाम लेंगे, मुझे पता है। आप ही बोलेंगे। लेकिन देखिए, सरकार है, वहां पर जांच होगी, इसके बाद में वो कोर्ट सिद्ध करेगा कि कौन दोषी है, कौन आरोपी है। अच्छा, कोर्ट दोषी करेगा तो वही योगी बाबा और तमाम भारतीय जनता पार्टी ये ढोल पिटने का काम करेगी कि बुलडोजर बाबा, बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है। एक तरफ तो आप न्यायालय की बात करते हैं जब अपने ऊपर बात आती है, लेकिन जब विपक्ष पे बात आती है तो आप बुलडोजर की बात करते हो। तो ये कहां के न्याय की संगत बात है? ये कहां की बात है? कहां तार्किक बात है? ये कहां के लोकतंत्र की बात है? ये आप किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, आपने कह दिया वहां एनकाउंटर हो रहा है। मैं कह रहा हूं उसी उत्तर प्रदेश में एक गैंगस्टर का नाम बताइए जो ठाकुर समाज से आता हो, राजपूत समाज से आता हो। एक गैंगस्टर का नाम बताइए और मैं समझ जाऊं कि हाँ, वहां पे तार्किक बातें हो रही है और न्याय निष्पक्ष वहां पे एनकाउंटर हुआ, वहां पे प्रशासन और शासन निष्पक्ष काम कर रहा है। एक नाम बताइए मुझे। संविधान भरोसा नहीं है आपको? मुझे संविधान में भरोसा है। जो बुलडोजर पे भरोसा करता है उस पर भरोसा, संविधान भरोसा, कानून भरोसा है। तो जाहिर सी बात है, आप थोड़ा धैर्य रखिए, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। जो भी गैंगस्टर होगा, जो भी आरोपी होगा, जो भी दोषी होगा, जो भी गलत काम करेगा। सर, संविधान पे भरोसा है, इसलिए तो ये सवाल उठाया मैंने। अगर संविधान पे भरोसा नहीं होता तो मैं भी बुलडोजर को सही मानता। ये देश, न्यायालय क्यों बनाया गया है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर? न्यायालय इसलिए बनाया गया है कि न्यायिक संगत और तार्किक के तौर पे उसे न्यायालय मिलेगा, उसे न्याय मिलेगा। लेकिन आप न्यायालय को कुछ समझते ही नहीं हो और उससे ये कह देते हो कि यही शासन है, यही प्रशासन है। तो आप तो वही ले जा रहे हो, आप तो अपने आप को पर्याय दे रहे हो, उस हिटलर से पर्याय दे रहे हो कि हिटलर का शासन सही था, जहां जनता का शोषण किया जाता था। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का शोषण किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रदेश है जहां शासन है वहां पे जनता को शोषण किया जा रहा है। और उसका उदाहरण क्या है? हिटलर का उदाहरण है। लेकिन ये देश हिटलर के शासन से नहीं चलेगा। ये देश, हिटलर कौन है? हिटलर कौन है आपको नहीं पता? नाम बताइए। आपको नहीं पता कि हिटलर कौन है? कौन है, नाम बताइए उसका। हिटलर कौन है? हिटलर जर्मनी के साथ जो किया था, जनता की आवाज नहीं सुना जाता, वही कार्य है आज भारतीय जनता पार्टी, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन जिन प्रदेशों में और जहां जहां उनका शासन है वहां वही चल रहा है कार्य। उसी कौन है हिटलर? हिटलर कौन है, नाम बताइए। हिटलर कौन है आपको नहीं पता? मैंने कह तो दिया, वही संघी, वही भारतीय जनता पार्टी जहां उनका शासन है। जो न्यायालय में विश्वास नहीं रखते हैं वो सारे हिटलर है। जहां लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है वो सारे हिटलर है। जहां लोग अपनी आवाज को नहीं रख सकते और अपनी जो वोट की शक्ति है उसको नहीं, अपना वर्चस्व नहीं बना सकते हैं, तो वो सारे हिटलर शासन है, वो हिटलर है। मोदी जी तो अच्छे हैं लेकिन ना, मैंने कहा जो न्याय में जो न्याय भरोसा रखते हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं सर। कथित ओबीसी और धरातल पर ओबीसी दोनों में विविधता है सर। मोदी जी ओबीसी नहीं है। मैं कह रहा हूं एक कथित ओबीसी हो सकते हैं। जो घुमाइए मत, जो मैं पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए आप। मैं घुमा नहीं रहा हूं। हाँ। मैं आपका सीधा जवाब दे रहा हूं। अच्छा, वही मोदी जी का जो सदन के अंदर, जब राजस्थान के अंदर जब इंद्र मेघवाल की हत्या हो जाती है उनकी चुप्पी हो जाती है। किसकी? वही नरेंद्र मोदी, रोहित वेमुला की जब हत्या हो जाती है तो उनकी चुप्पी हो जाती है। राहुल गांधी भी चुप हो जाते हैं। सुनिए, इंद्र मेघवाल पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पूरी कांग्रेस चुप हो जाती है। हाँ, तो कांग्रेस चुप हो रहे थे। कांग्रेस को भारत की जनता ने जवाब दिया, नहीं दिया? 2014 के अंदर जवाब दिया। वही जवाब है जो आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। और जो जनता का शोषण करेगा उसको जनता अपने अंगूठे और वोट के माध्यम से जवाब देगी।
और यही कारण है कि आज थर्ड फ्रंट और तीसरा मोर्चा उभर रही है। आपको हैदराबाद के अंदर जो तमाम तीसरे मोर्चे के जो पार्टियां हैं, जो चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी, सारे इकट्ठे हुए और उसके बाद उन्होंने कोलकाता के अंदर राष्ट्रीय अधिवेशन अखिलेश यादव जी ने किया। क्यों? तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है और उससे कहीं ना कहीं डर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को हो रही है। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस अभी भी नहीं समझेंगे, कांग्रेस अगर अपने आप को अभी भी नहीं समझेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस के लिए एक खुशखबरी बात यह भी है, 2024 के अंदर भारत की जनता कहीं ना कहीं आस जता रही है कांग्रेस के साथ। भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट रहा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट रहने की जनता के अंदर विश्वास जता है। लेकिन कांग्रेस को क्या है कि आपको तीसरे मोर्चे के साथ जाना होगा, आपको बात करनी होगी, जनता की आवाज को जो जनता मांग कर रही है उस जनता की मांग पे आपको कायम रहना पड़ेगा और बहुजन और एका के नाम पे आपको जाना पड़ेगा फील्ड में और उसी पे आपका कांग्रेस का भला हो सकता है। और हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी को तो उखाड़ फेंकने में कहीं ना कहीं कांग्रेस भूमिका निभाएगी अपने अगर तीसरे मोर्चे के साथ। अच्छा, अगर मोदी नहीं तो कौन? क्या राहुल ऑप्शन है मोदी जी का? क्यों नहीं हो सकते हैं? लोकतंत्र है ये। लोग जिस तीसरे मोर्चे की बात हो रही उसमें राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि यूपीए तो पहले से ही है, दूसरा मोर्चा, पहला मोर्चा एनडीए है। सुनिए, तीसरे मोर्चे में जहां राहुल गांधी एडजस्ट कर रहे नहीं कर रहे हैं, अब देखिए उसमें तमाम जो नेता हैं, राहुल गांधी के घर पे भी तमाम विपक्षी नेता आ रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी आ रहे हैं। कौन से लोग हैं, नाम बताइए। आपको नहीं दिखा कि कौन से लोग? नीतीश कुमार जी नहीं आए, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जी नहीं आए थे क्या इनके घर पे? आ तो रहे ना। उसमें खड़गे साहब शामिल हुए थे उसमें। तो खड़गे साहब अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यानी राहुल गांधी के पास जाएंगे तभी आप मानेंगे कि बात हो रही है कि नहीं हो रही है। बातचीत हो रही है, ये चीज खड़गे साहब ही है जो आज अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई है तो वही है, उनकी ही जवाबदेही है और वही एका बनाएंगे पार्टियों के बीच में। सुमित को क्या लगता है कि 2024 में कौन सा व्यक्ति देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा? सपा वाले कह रहे हैं अखिलेश यादव बनेंगे प्रधानमंत्री, 50 सीट लाके यूपी से। सुनिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये तो सिद्ध साबित हो गया तमाम राज्यों के चुनाव के मद्देनजर। मोदी जी नहीं बनेंगे पीएम, ये सिद्ध साबित हो गया। आपको नहीं पता उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में जिस तरह से वहां की उत्तर प्रदेश की जनता ने अचानक से 100 सीटों का नुकसान कर दिया, जहां 50 विपक्ष की पार्टियों का 50 सीट नहीं था विधानसभा के अंदर, वहां 127 सीट आ जाती है विपक्ष की। तो कहीं ना कहीं वहां की जनता ने अपना आस जताया है विपक्ष की नेताओं पर, विपक्ष के पार्टियों पर। तो आप समझ सकते हैं वहां पर नुकसान तो होना तय है। अगर बिहार के अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आ जाते हैं तो वहां भी 1/3 वोटों का अंतर होना तय है। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार एक, मैं छोटा सा आंकड़ा इसलिए दे रहा हूं कि दोनों को अगर सीट मिला ले लोकसभा सीटें तो 120 सीट होती है और 120 सीटों में मुझे लगता है कि 80 सीटों का कहीं ना कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। और 80 सीटों का नुकसान मतलब समझ लिए, आज अगर उनकी 303 सीटें हैं तो उनका बहुमत के आंकड़ा से कहीं ना कहीं बहुत दूर है। तो इससे ही आंकड़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कोई अगर प्रधानमंत्री 2024 के अंदर बनेगा तो वो विपक्ष का कोई ना कोई नेता होगा। क्या बहुजन समाज से होगा या सवर्ण समाज से होगा? ये भारत की जनता डिसाइड करेगी, ये हम डिसाइड करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज तक भारत के अंदर आपको बहुजन की जो बात करेगा वही प्रधानमंत्री होगा, जो की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, वही देश पे राज करेगा। जो महिलाओं की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो आदिवासियों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो छात्रों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो युवाओं की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो नौजवानों के लिए रोजगार की बात करेगा, जो नौजवानों के लिए स्टार्टअप की बात करेगा, जो अर्थव्यवस्था की बात करेगा, जो शासन और प्रशासन में एका की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। देखिए, सबका अपना अपना गणित है, सबका अपना अपना आंकड़ा है। बीजेपी कह रही है कि वे लोग सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और अपोजिशन कह रहा है कि हम लोग नरेंद्र मोदी को देश का अगला प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।